नमस्कार साथियों। आज हम सब डिस्कस करेंगे एजुकेशन के एरिया से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। और जो एजुकेशन के रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो एमएड के शोधार्थी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। और रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम डिजर्टेशन या थीसिस भी कहते हैं। और विशेष रूप से हम जो आज बात करेंगे वो एजुकेशन विषय के संदर्भ में ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है और रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत क्यों है, किस लिए किसी भी रिसर्चर के लिए रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी रिसर्चर जब भी अपना कोई रिसर्च वर्क करता है तो रिसर्च वर्क जब उसका कंप्लीट होता है तो उसके पास रिटन फॉर्म में उसका रिसर्च वर्क का एक डॉक्यूमेंट रहे जो सिस्टमैटिक हो, वो अवेलेबल रहे, और बाकी वो अपने एकेडमिक कम्युनिटी में उसका प्रचार प्रसार कर सके। इसलिए रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस स्लाइड पे गौर से देखें तो हम लोग देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट रिसर्च वर्क विद रिलेवेंट पीपल। तो रिसर्च वर्क एक तरह से एक मीडियम है रिसर्च वर्क के लिए रिलेवेंट पीपल्स के साथ में, रिलेवेंट लोगों के साथ में, अपने एकेडमिक ग्रुप्स के साथ में शेयर करने का, उनसे कम्युनिकेट करने का। इसके बाद अगर हम देखें इट इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिसर्च वर्क फॉर फर्दर रेफरेंस। फर्दर रेफरेंस के लिए अगर हम अपने रिसर्च वर्क के लिए प्रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं, हमने एक रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि हमने एक स्पेसिफिक रिसर्च की थी, हमने एक स्पेसिफिक एरिया पे कोई रिसर्च की, उसके कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स थे, कुछ आउटकम्स थे और जो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास उसका कोई रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तब मैं ये कहने में सक्षम नहीं होऊंगा कि ये रिसर्च मैंने की थी, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें एक रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आगे हम बात करें, मेनी टाइम्स रिसर्च फाइंडिंग्स आर नॉट फॉलोड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो चूंकि रिसर्च बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए उनको फर्दर फॉलो नहीं किया जाता है। उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, उनके जो निष्कर्ष होते हैं, उन पे आगे फर्दर कोई काम नहीं होता है, या जो उनके द्वारा सुझाव दिए गए होते हैं या उससे जो कम्युनिटी में चेंजेस आने चाहिए किसी भी रिसर्च के जो आउटकम्स हैं उसके आधार पे, वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि रिसर्च रिपोर्ट हमारे पास रिटन में होनी चाहिए। हमारा कोई भी जब रिसर्च हम करें तो उसके बाद में हमारे पास एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आगे हम अगर देखते हैं तो it is an art, it requires a good deal of knowledge, imagination, experience and expertise. It demands a considerable time and money. तो ये जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है, ये एक टफ टास्क है। ये आपसे बहुत गहरे स्तर के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, बहुत गहरे स्तर का आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, आपका नॉलेज डीप होना चाहिए। साथ ही साथ ये बहुत समय भी मांगता है और इसमें कई बार पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, कई बार हमें पैसे भी इसमें खर्च करने पड़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, इन जनरल वी कैन से दैट द रिसर्च रिपोर्ट इज द सिस्टमैटिक, आर्गुमेंटेड एंड ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च वर्क इन रिटन फॉर्म। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारी किसी भी रिसर्च वर्क का रिटन फॉर्म में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाएगा। और अगर हम एमएड स्कॉलर्स और एजुकेशन के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वही चीज डिसर्टेशन या पीएचडी की थीसिस कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च रिपोर्ट इन्वॉल्व्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च वर्क कैरीड आउट। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ हैंडरिटन, टाइप और कंप्यूटराइज्ड। तो रिसर्च वर्क में जो भी हम रिसर्च करते हैं उससे संबंधित जो भी रिलेवेंट हमारे आउटकम्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। हमने जो भी रिसर्च की होती है उसका पूरा प्रोसेस इंक्लूड होता है,
हम जो भी अपने रिसर्च वर्क के आधार पे फाइंडिंग्स देना चाह रहे हैं वो उसमें इंक्लूड होता है। और अगर हम लास्ट में बात करें, ये हैंड रिटन में भी हो सकता है। और अब चूंकि हम आईटी फ्रेंडली हो चुके हैं, आईसीटी हमारी पूरी कम्युनिटी में अपनी पहुंच बना चुका है और डेवलप हो चुका है, तो ये अब रिटन फॉर्म के साथ साथ में, हैंड रिटन फॉर्म के साथ साथ में अब ये कंप्यूटराइज्ड टाइप फॉर्म में भी होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा की जाती है। आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से इसको कंप्यूटराइज्ड रिटन फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में अगर हम अवेलेबल रखेंगे तो हमें हमारी जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसके साथ में शेयर करने में, दूसरा अगर हम इसको ग्लोबली कहीं प्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास वो सॉफ्ट कॉपी में और टाइप्ड फॉर्म में अगर अवेलेबल होगी तब हम उसको सर्कुलेट कर पाएंगे। हम जगह जगह ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे उसको उसकी यूटिलिटी हो, जहाँ पे हमारी रिसर्च के जो आउटकम्स हैं, हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, उनका रेफरेंस लेके लोग फर्दर वर्क कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए, उसका बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को मिल पाए, हमारी ह्यूमन सोसाइटी को मिल पाए। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको आज की डेट में सॉफ्ट कॉपी में डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड। यही चीज हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम जैसा हमने रिसर्च रिपोर्ट के जो मीनिंग था उसमें डिस्कशन किया था, उसी के आधार पे हम समझ सकते हैं कि रिसर्च, किसी भी रिसर्च की रिपोर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, रिटन फॉर्म में रिसर्च रिपोर्ट को प्रिजर्व करने की जो जरूरत है वो किस लिए है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट की नीड क्या है, रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, टू कम्युनिकेट रिसर्च वर्क विद एकेडमिया। हमारा जो एकेडमिक ग्रुप है, हमारा जो एकेडमिया है, उसके साथ में हम अगर अपना रिसर्च वर्क कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हम उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च की थी, हमने किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके हमने कोई शोध किया और हमारे निष्कर्ष ये थे, हमारा शोध की प्रविधि ये थी, हमने इस तरह की जनसंख्या को चुना था, उसमें से हमने इस तरह के शोध न्यायाधीश को चुना था और उस पे हमने इस मेथड के, इस स्पेसिफिक मेथड के आधार पे हमने रिसर्च की थी। तो ये सब बताने के लिए हम अगर हम अपनी कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं, हम अपनी एकेडमिक कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था, टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिसर्च वर्क फॉर द फर्दर रेफरेंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें अपना रिसर्च वर्क को प्रिजर्व करके अगर रखना है तो हमें रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ टू गेट द क्रेडिट ऑफ योर रिसर्च वर्क। दुनिया में बहुत सारी रिसर्च होती है, तमाम तरह की रिसर्च होती है। दुनिया में जितना भी हम इनोवेटिव आइडियाज देखते हैं, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस देखते हैं, कोई भी इनोवेशंस देखते हैं, वो सबके पीछे रिसर्च होती है। लेकिन बहुत सारी रिसर्च के जो क्रेडिट होते हैं वो स्पेसिफिक रिसर्चर के लिए मिलना पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, और उसके पीछे का रीजन यही है कि रिसर्च रिपोर्ट रिटन फॉर्म में और सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होती है। तो अगर हमें सिस्टमैटिक मैनर में अगर अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिख के रखेंगे, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेंगे तो उसका क्रेडिट हमें मिलेगा, और जब हमें क्रेडिट मिलेगा तो हमें क्रेडिट भी मिलेगा, साथ ही साथ में उसको जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, उसको यूटिलाइज करके उसका लाभ भी उठा पाएगी, और इन फ्यूचर उस रिसर्च से, उस स्पेसिफिक वर्क से, उस स्पेसिफिक रिसर्च वर्क से हमारा नाम क्रेडिट के तौर पे जुड़ा रहेगा। तो वो क्रेडिट प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। साथ ही साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग योर रिसर्च वर्क अमंग रिलेवेंट कम्युनिटीज। तो जो भी रिलेवेंट कम्युनिटीज हैं, हमारे से संबंधित, हमारे शोध कार्य से संबंधित जो रिलेवेंट कम्युनिटीज हैं, उनमें हमने जो रिसर्च की थी उसके आउटकम्स क्या हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके विषय में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उसके विषय में लोगों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए, आपके रिसर्च वर्क से लोग अवेयर हो पाए, उसके लिए भी हमें रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ टू कंट्रीब्यूट इन योर एरिया ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन।
हम किसी जब अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे किसी स्पेसिफिक एरिया से जोड़कर हम अपना रिसर्च वर्क करते हैं, और उस सब्जेक्ट में, उस डिसिप्लिन में भी हम किसी स्पेशलाइज्ड एरिया पे अपना रिसर्च वर्क करते हैं। तो हमारी रिसर्च का उद्देश्य जो कम्युनिटी है उसके बेनिफिट के साथ साथ में, और खुद को क्रेडिट दिलाने के लिए, खुद क्रेडिट प्राप्त करने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपना जो एरिया है, हम जो हमारा सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, उस एरिया में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, उसमें जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको हम अपडेशन की तरफ ले जाएं, या फिर हम कोई नया थॉट, कोई नया विचार इस्टेब्लिश करने के विषय में सोच पाएं। तो इसलिए भी हमें रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें टू कंट्रीब्यूट द एंटायर सोसाइटी विद योर रिसर्च आउटकम्स, तो सबसे पहली चीज समझना जरूरी है कि रिसर्च अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन से जोड़ के, तो रिसर्च का जो वर्क है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, और कंस्ट्रक्टिव वर्क हमेशा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो अगर हम पूरी सोसाइटी को अपनी रिसर्च वर्क से हम उसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं, हम अपनी रिसर्च के जो आउटकम्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो उससे हम पूरी की पूरी सोसाइटी लाभ उठा पाए, अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो हमें रिसर्च रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक सी आवश्यकताएं हैं रिसर्च रिपोर्ट की। इनके अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हमने बेसिक चीजों के लिए जोड़ने का प्रयास किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो अब अगर हम बात करें, जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि पहले तो रिसर्च होगी, जब रिसर्च होगी तभी रिसर्च रिपोर्ट आएगी। तो रिसर्च जब हम करने जाते हैं तो रिसर्च में सबसे पहली चीज जरूरी है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम अराइज होनी चाहिए। हमें अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन की या हमें अपने एरिया की किसी समस्या की पहचान होना बहुत जरूरी है। जब हमें समस्या की पहचान होती है तब हम फर्दर उस पर रिसर्च वर्क करते हैं, और जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तब हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि कोई भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने से पहले, कई बार हम एकेडमिक डिसिप्लिन के हिसाब से बात करें, मैं एमएड स्कॉलर्स की बात करूं, तो उनको सीधे दिखता है कि हमें डिजर्टेशन बनाना है, लेकिन डिजर्टेशन से पहले हमें सही बात यह है कि हमें रिसर्च करना है। प्रैक्टिकली हम रिसर्च करते हैं तब जाके रिसर्च रिपोर्ट तैयार होती है। तो सबसे पहला अगर रिसर्च में हम बिंदु देखें तो सबसे पहला बिंदु होता है समस्या का चयन। समस्या कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो समझना बेहद जरूरी है। रिसर्च रिपोर्ट अगर हम राइटिंग करना चाह रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट राइट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि समस्या कहां से आएगी, उस समस्या को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ कुछ बेसिक से सोर्सेस हैं जो प्रॉब्लम जहां से हमें मिल सकती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जरूरी है आपका इंटरेस्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना बहुत बड़ा वास्ट एरिया होता है। उस सब्जेक्ट एरिया में, उस डिसिप्लिन में, उस स्पेसिफिक डिसिप्लिन में आपका कुछ एक एरिया होता है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानते हैं तो फर्दर वही, अगर उसमें आप स्टडी करते हैं, उसमें आप रिसर्च करते हैं, तो फर्दर वही आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी तब्दील हो जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है तो आप देखिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनल एक्सपीरियंस, कई बार हम अपने निजी अनुभवों से, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी हम समस्या का चयन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ही हम बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए किसी कम्युनिटी में रहते हैं और हमें दिख रहा है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बच्चे प्रॉपर तरीके से उनकी स्कूलिंग नहीं हो पा रही है, तो वहां से भी हम समस्या की पहचान कर सकते हैं और उस पर हम रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे जो प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, जब हम किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम रिसर्च करने के बारे में सोचते हैं तो हमें उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू करना होता है। और जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो कई सारे हम शोध पत्र पढ़ेंगे या दूसरे लोग की हम रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेंगे, थीसिस पढ़ेंगे, डिसर्टेशन पढ़ेंगे।
तो उसके आधार पे भी हमें समझ में आता है कि हमें किस एरिया में हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर रिसर्च का जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसके लास्ट में एक एरिया रहता है सजेशंस और रिकमेंडेशंस, जहां से हमें फर्दर दूसरी नई रिसर्च करने के लिए हम प्रॉब्लम का चयन वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्रीवियस रिसर्च, हम जो प्रीवियस रिसर्च है उनको हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है, हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ के जब उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रिसेंटली किसी एक स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किस किस तरह की रिसर्च हुई। और अगर हम बात करें जनरली, हम आजकल जो ट्रेंड है और जैसा एक्सपर्ट्स लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें पिछले 10 साल की रिसर्च क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखनी चाहिए। तो हम 10 साल की रिसर्च जब देखते हैं और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ के देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तमाम तरह के रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तमाम तरह की रिसर्च थीसिस जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिसर्च गैप्स कहाँ हैं। जहां रिसर्च गैप्स होंगे वहां से हमें प्रॉब्लम मिल सकती है, वहां से हम समस्या का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनोवेशन whose work need to be proven, ऐसे इनोवेशंस जिनकी अभी बर्थ प्रूव नहीं हो पाई है, जिनकी जो आवश्यकता है उसको अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है, तो ऐसा अगर कोई एरिया हमें नजर आ रहा है तो वहां से भी हम शोध समस्या का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रायोरिटी डेवलपमेंट एरिया, इस तरह के प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं जिन पे शोध होना चाहिए, वहां से हम समस्या का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल एंड एजुकेशनल इश्यूज, बहुत सारे सामाजिक और शैक्षिक मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेके हम किसी समस्या का चयन कर सकते हैं, शोध समस्या का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी कई बार हम समस्या की पहचान कर पाते हैं, जिस पे हम फर्दर अपना रिसर्च कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीएप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही इफेक्टिव रिकमेंडेशंस होते हैं, उनका जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि उस पर डिस्कशंस नहीं होते हैं, उसको जो हमारा ह्यूमन कम्युनिटी है उस पे धरातल पे अप्लाई करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किए होते हैं। तो अगर हम इस तरह की रिसर्च का रीएप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो हमें वहां से भी समस्याओं का चयन करने में कभी कभी हमें हेल्प मिलती है, हम वहां से भी समस्या का चयन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी भी रिसर्चर के लिए रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए कौन कौन से बेसिक स्किल्स चाहिए, किस किस तरह की उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सके, उसका जो रिसर्च राइटअप हो, उसका जो रिसर्च रिपोर्ट हो वो इफेक्टिव हो, वो जिस उद्देश्य को लेके उसने शोध किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि एक रिसर्चर के अंदर कुछ बेसिक कॉम्पिटेंसीज होना, बेसिक स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे अंदर होते हैं तब हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो इफेक्टिव बन जाती है, और जब इफेक्टिव बन जाती है तो उसका क्रेडिट भी हमें मिलता है और हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी उसका लाभ कहीं बेहतर स्तर पर मिल सकता है। तो वो जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप जब रिसर्च के लेवल पे पहुंचेंगे, आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर लेवल पे डेवलप हो चुकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एकेडमिक डिसिप्लिन के हिसाब से बात करें तो मास्टर्स करने के बाद ही हम रिसर्च करते हैं इन जनरल, या हम मास्टर करते करते एक मिनी रिसर्च या लघु शोध प्रबंध तैयार करते हैं। तो जरूरी है कि जब हम मास्टर्स कर रहे हों तो हमारी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, किसी एक एरिया को लेके हमारी जो समझ है वो ब्रॉडर लेवल पे डेवलप हो चुकी हो। तो सबसे पहली जो कॉम्पिटेंसी जरूरी है वो है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट या एरिया। आपको अपने सब्जेक्ट या एरिया की बेहतर समझ होना जरूरी है, उसकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
साथ ही साथ हम बात करें, अगर आपके अंदर रिसर्च ओरिएंटेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं है, तब आप एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर ही नहीं सकते। अगर आप एक अच्छा रिसर्चर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर रिसर्चर वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर रिसर्चर वाला ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, आप रिसर्च के प्रति आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है, तब फिर बहुत मुश्किल है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च कर पाए। वो तभी आएगा जब ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन के बारे में, तो निश्चित रूप से आप कुछ नया करने के विषय में सोचेंगे, आप कोई शोध करने के विषय में सोचेंगे, और उसके लिए रिसर्च ओरिएंटेशन डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ लिटरेचर स्टडी करें। उससे जुड़े हुए जितनी भी जो इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, इनोवेटिव रिसर्च जो पब्लिश हो रही हैं, उनको आप रेगुलर स्टडी करें। तभी आपके अंदर रिसर्च ओरिएंटेशन डेवलप होगा, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होगा, तभी आप रिसर्च करने की तरफ बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर आपके लिए रिसर्च करना है, एकेडमिक डिसिप्लिन से जोड़ के आपको रिसर्च करना है, तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपको स्वयं के विषय में पहचान होनी चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको स्वयं में नहीं पता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप किसी ऐसे एरिया पे रिसर्च करने लगते हैं जो आपके इंटरेस्ट से कनेक्ट नहीं करती है, आपके इंटरेस्ट से एसोसिएटेड नहीं है, तब निश्चित रूप से आपके लिए रिसर्च करने में कठिनाई होगी। जबकि अगर आपको पहचान है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, और जब आपका रिसर्च वर्क आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ जाता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से एसोसिएट हो जाता है, तब आपका रिसर्च वर्क इफेक्टिव हो जाता है, आप इफेक्टिवली अपना रिसर्च कर पाते हैं, और निश्चित रूप से तब आपके जो रिसर्च आउटकम्स होते हैं, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, वो अपेक्षाकृत कहीं प्रभावशाली होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें राइटिंग स्किल्स, तो जब हम बात करते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन की, और जब हम बात करते हैं कि पीजी लेवल के बाद ही कोई भी स्पेसिफिक रिसर्चर किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च करेगा, तो ये अपेक्षित है कि आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुके हों। और वो इसलिए जरूरी है कि आपको रिटेन फॉर्म में सिस्टमैटिक वे में एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके रखनी है। तो निश्चित रूप से रिसर्च आपसे राइटिंग स्किल्स की डिमांड करती है। ये अपेक्षा आपसे की जाती है कि आपके राइटिंग स्किल्स इस लेवल पे डेवलप हो कि आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट इफेक्टिवली तैयार कर पाएं और दूसरों के साथ उससे कम्युनिकेट कर पाएं। तो राइटिंग स्किल्स भी बहुत ही जरूरी स्किल है रिसर्चर्स के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, तो अभी अगर हम ट्रेंड देखें तो आईसीटी का ट्रेंड चल रहा है, और आईसीटी के बिना रिसर्चर जो है वो एक तरह से बहुत ही सुगमता को फील नहीं करेगा। उसका अगर हम आज बात करें कि हमें किसी लाइब्रेरी को विजिट करना है, हम ई लाइब्रेरी विजिट करके भी कई बार काम चला लेते हैं, और रिसर्चर के लिए आईसीटी ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए हैं जिसकी वजह से रिसर्चर की जो मेहनत है, जो पैसा है, वो कम खर्च होता है। तो इसलिए आईसीटी फ्रेंडली होना किसी भी रिसर्चर का आज की एक समय की आवश्यकता है, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, जो हो एक रिसर्चर के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो आलोचनात्मक चिंतन जैसी स्किल नहीं रखता है, कॉम्पिटेंसी नहीं रखता है, तब उसके लिए उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट होगी वो इफेक्टिव होना अपेक्षाकृत कम पॉसिबल है। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग की कॉम्पिटेंसी रखता है तो निश्चित रूप से उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होगी वो इफेक्टिव भी होगी, और उसके जो आउटकम्स होंगे वो सोसाइटी के लिए कहीं अधिक बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ हम बात करें रेशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो रेशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का होना भी बहुत जरूरी है। किसी भी रिसर्चर के लिए ऑब्जेक्टिविटी और रेशनैलिटी का जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम पे लेके रिसर्च करते हैं और अगर हम किसी भी तरह से सब्जेक्टिव हो जाते हैं, किसी भी तरह से हमारी रेशनैलिटी खत्म होती है, हमारी जो तार्किकता है
वो खत्म होती है तो निश्चित रूप से वो हमारे शोध पे दुष्प्रभाव डालने का काम करेगी। हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट होगी, हमारी जो रिसर्च होगी, वो कहीं ना कहीं हमारे जो रेशनैलिटी है या जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी है उससे प्रभावित होती ही होती है। अगर हम सब्जेक्टिव हो जाएंगे या हम रीजनल नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रिसर्च पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं जिनका हम ध्यान रखें, जिनको हम एक्वायर करने की कोशिश करें, जिनको हम अपनी पर्सनालिटी में वैल्यू की तरह ऐड करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर रिसर्चर के तौर पे पहचान पा सकते हैं और हम अपना रिसर्च वर्क फर्दर बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे उसका जो मेन एरिया है उसको लेकर हम बात करें, तो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जब तैयार की जाती है, और विशेष रूप से यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो शिक्षा शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो विशेष रूप से यहाँ हम जब शिक्षा शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र में जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट रिटन फॉर्म में प्रिजर्व की जाती हैं, उनके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड करना चाहिए या उनको हमें प्रीफर करना चाहिए, तो हम उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च वर्क के लिए। तो वो कुछ जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम रिसर्च हमारी हो चुकी होती है उसके बाद ही चूंकि हमारा रिसर्च रिपोर्ट तैयार होती है, जो भी हम काम करते हैं वो रिसर्च करने के पैरेलल हम साथ साथ करते हैं, और फाइनली जब हमारा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम जो राइटअप तैयार करते हैं, हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो उसका एक निश्चित फॉर्मेट है और उसके कुछ निश्चित कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमारा एक कवर पेज होना चाहिए। जो कवर पेज है वो उस पे हमारा जिस संस्था से एसोसिएट होकर हम रिसर्च कर रहे हैं उसका लोगो होना चाहिए, रिसर्चर का नाम होना चाहिए, रिसर्च आप किस सुपरवाइजर के सुपरविजन के में कर रहे हैं उस सुपरवाइजर का नाम मेंशन होना चाहिए, आप किस संस्था से एसोसिएट होकर वर्क कर रहे हैं उस संस्था का नाम होना चाहिए, कौन से ईयर में कर रहे हैं वो सब चीजें, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपके कवर पेज में इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करें कवर पेज के बाद बात आती है एक्नॉलेजमेंट की। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें रिसर्च करते समय बहुत सारे लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारे पीयर ग्रुप्स के लोग भी हो सकते हैं, हमारे सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन एकेडमिक कम्युनिटी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उनको एक्नॉलेज करने के उद्देश्य से, उनका आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से हम एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड करते हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट में। साथ ही साथ हम एक डिक्लेरेशन भी इंक्लूड करते हैं जो जिसके आधार पे हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रिसर्च वर्क है ये मेरा स्वयं का किया हुआ है और ये मेरा खुद का मेरा फंडामेंटल क्रिएशन है, मेरा खुद का ओरिजिनल मेरा वर्क है ये, इसको लेके हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वो हम डिक्लेरेशन में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो सुपरवाइजर है वो हमें एक सर्टिफिकेट देता है कि ये जो स्पेसिफिक रिसर्च वर्क है ये इसी रिसर्चर ने किया है, उस सर्टिफिकेट को भी हम इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ हम जो हमने रिसर्च वर्क किया है उसमें हम बहुत सारी लिस्ट और बहुत सारे ग्राफ्स जो हमने यूज किए होते हैं उनको हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाद में इन जनरल जैसा हम करते हैं इंडेक्स भी हमें इंक्लूड करना होता है। क्या आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं चैप्टराइजेशन की। तो चैप्टराइजेशन की बात करें और चैप्टर्स की हम बात करें कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ बता देना चाहेंगे, हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे। हम वैसे बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं एजुकेशन में वो बहुत सारे हैं, लेकिन इन जनरल हम देखेंगे कि जो एजुकेशन में रिसर्च होती हैं या तो सर्वे टाइप होती हैं या फिलोसफिकल होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी एरिया में नहीं होती हैं, बाकी टाइप की रिसर्च नहीं होती है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है उसमें सर्वे या फिलोसफिकल रिसर्च अधिक होती है अपेक्षाकृत।
तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सर्वे मेथड या जो फिलोसफिकल मेथड है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसका जो चैप्टराइजेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जब हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, और चैप्टर फर्स्ट में जब हम इंट्रोडक्शन जनरली उसमें इंक्लूड करते हैं, चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं, और इसमें बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड को डेवलप करने का प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम जैसा अभी बात कर रहे थे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, हमारी समस्या का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, वो ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम भी हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जस्टिफाई करना होता है कि हम जो स्पेसिफिक रिसर्च है वो हमने क्यों की है, और वो जस्टिफाई करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी रिसर्च को उसका जस्टिफिकेशन दें, उसके नीड एंड सिग्निफिकेंस के बारे में हम बता पाएं, तो वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम इसमें इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज, हम जो जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो भी ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर हमारी जो रिसर्च है, अगर हम सिस्टमैटिक मैनर की बात करें तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को लिखने का एक ढंग होता है, तो वो उसी स्पेसिफिक ढंग से हम यहाँ पे उद्देश्य लिखने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ फिर हम बात करते हैं हाइपोथेसिस या एजम्पशंस। तो जैसा हमारा रिसर्च का डिजाइन है उसके हिसाब से हम हमारी हाइपोथेसिस क्या होंगी या जो एजम्पशंस हैं वो हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर फर्स्ट में रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, तो चैप्टर सेकंड जो होता है वो मेनली मुख्य रूप से लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होता है। इसमें हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमने इस तरह के लिटरेचर को हमने स्टडी किया है जो हमारी रिसर्च के लिए किया जाना आवश्यक था, और उस लिटरेचर को हमने रिव्यू करके जो लिखना है वो हमें इस सेकंड चैप्टर में इंक्लूड करना है। इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम सर्वे करेंगे तो भी हमें बहुत सारी रिसर्च रिव्यू करनी पड़ेगी जो पहले दूसरे रिसर्चर द्वारा की गई हैं, और अगर हम कोई फिलोसफिकल रिसर्च करेंगे तब भी हमें बहुत सारा जो रिसर्च स्टडी मटेरियल है वो स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारी जो लिटरेचर है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रिसर्च रिव्यू का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें वैसे बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की लोग इंक्लूड करते हैं, नीड ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी इंक्लूड करते हैं, आवश्यकता क्या है साहित्य के सर्वेक्षण की वो भी यहाँ इंक्लूड करते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो व्यवहारिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग शामिल करते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें इम्पोर्टेंस हम यहाँ बताते हैं कि लिटरेचर रिव्यू की रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आवश्यकता क्या है वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू मतलब जो हम रिव्यू कर रहे हैं, जो हम समीक्षा कर रहे हैं संबंधित साहित्य की, उसके उद्देश्य क्या हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। साथ ही साथ सोर्सेस ऑफ रिव्यू, हम हमारे जो रिव्यू हैं उनके सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, वो हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो मेन एरिया होता है वो होते हैं रिव्यूज, जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और जो हमने जो पहले रिसेंटली जो रिसर्च हुई है वहां से हम उनको स्टडी करके यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे रिसर्च एरिया से रिलेट करती हुई होती हैं, उससे एसोसिएट करती हुई होती हैं। उन रिसर्च के स्टडी करने के बाद में उनके रिव्यूज को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ मेंशन करने की कोशिश करते हैं। और ये हम जो स्टडी करेंगे ये हम बहुत सारी जो शोध पत्रिकाएं हैं उनसे कर सकते हैं, ई जर्नल से कर सकते हैं, शोध गंगा और जे स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ संसाधन हैं जहाँ पे हम, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम रिसर्च रिव्यू करने का कार्य कर सकते हैं।
और जब हम रिव्यू करते हैं तो लास्ट में एक चीज हमें आइडेंटिफाई करना होती है, जहां से हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी जो समस्या है वो उत्पन्न जो होती है, वो हम उसकी लिए समस्या की पहचान होने के लिए जरूरी है कि जब हम रिव्यूज करें तो रिव्यूज में हम ये आइडेंटिफाई कर पाए, हम ये पहचान पाए कि रिसर्च गैप्स कहाँ पे हैं। जब हम रिसर्च गैप्स जस्टिफाई कर देते हैं कि इतनी रिसर्च हुई, इस एरिया को लेके इतनी रिसर्च होने के बाद भी एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा है जो रिसर्च गैप का काम कर रहा है, जिसमें अभी भी गैप है, जिसपे अभी भी किसी ने स्टडी नहीं की है और जिसपे स्टडी की जा सकती है, इसलिए हम इस स्पेसिफिक एरिया पे रिसर्च करने जा रहे हैं। तो ये रिसर्च गैप भी सेकंड चैप्टर में इंक्लूड करना चाहिए, इसको सेकंड चैप्टर में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी। तो चैप्टर थर्ड में जनरली होता क्या है कि हम रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, और रिसर्च डिजाइन में जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंक्लूड करने की बात करते हैं। जो हमने रिसर्च अपना किया है, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं रिसर्च डिजाइन के माध्यम से। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें रिसर्च डिजाइन के विषय में बताना पड़ेगा कि हमारी जो रिसर्च है उसको उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रारूप क्या है, हमारे शोध का प्रारूप क्या है, हम उसको इंक्लूड करने की बात करेंगे। साथ ही साथ हम कौन सी मेथोडोलॉजी अपनी रिसर्च में अप्लाई कर रहे हैं उसके विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसको हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हमारे अगर अब यहाँ से मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ ओरली बताना ज्यादा पसंद करूंगा कि यहाँ से कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्वे में होती हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च में नहीं होती हैं। जैसे हम यहाँ से बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो हम जिस जनसंख्या पे रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, वो हम पॉपुलेशन वाले एरिया में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये फिलोसॉफिकल रिसर्च में इंक्लूड नहीं होगा। फिलोसॉफिकल रिसर्च के लिए अभी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि उसमें इनकी जगह क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं। तो ये अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, रिसर्च की पॉपुलेशन क्या है, फिर उस पॉपुलेशन के अंदर हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या है, और सैंपलिंग की कौन सी टेक्निक्स हम अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ हम कौन से वेरिएबल्स को अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं, कौन से ऐसे चर हैं जिन पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उनको हम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें जो हमारी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के अंदर जो हमारा सैंपल है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उससे स्पेसिफिक वेरिएबल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने के लिए हमें तमाम तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ये भी बताना चाहिए चैप्टर थर्ड में कि हमने अपना जो शोध कार्य है उसको करने के लिए कौन कौन से रिसर्च टूल्स को इस्तेमाल किया है, कौन कौन से रिसर्च टूल्स का हमने प्रयोग किया है, वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट का एरिया बहुत वास्ट होता है। इसी तरह से जब हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को चूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को चूज करते हैं, तो उसको भी हमें उसके एरिया को भी डिलिमिट करना होता है। क्योंकि हमने बताया कि रिसर्च टाइम बहुत लेती है, पैसा बहुत लेती है, तो हमें ये निश्चित करना, निर्धारित करना जरूरी है कि हमारी रिसर्च की सीमाएं क्या होंगी। डिलिमिटेशन करना बहुत जरूरी है, और डिलिमिट हमने अपनी रिसर्च को जहां तक किया है वो डिलिमिटेशन हमें इस चैप्टर में इस बिंदु के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल्स, हमने अपने टूल्स को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया है वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बाद में जो स्टैटिस्टिक्स हम लगाते हैं, हमने अपनी रिसर्च को करने में मीन निकाला है वेरिएबल्स का, या हमने मोड निकाला है, या हमने कौन से स्टेट्स लगाए हैं, हमने टी वैल्यू निकाली या एफ वैल्यू निकाली, एनोवा लगाया, जो भी हमने स्टेट्स हमने यूज की हैं, जो भी सांख्यिकी हमने प्रयोग की हैं, वो उन सांख्यिकी विधियों का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, उनको यहाँ हम इंक्लूड करेंगे जो हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड की हुई है। तो इस तरह से ये चैप्टर थर्ड रहता है। पिछली स्लाइड।
अभी जो मैं बात कर रहा था फिलोसफिकल रिसर्च की, फिलोसफिकल रिसर्च में पॉपुलेशन, सैंपल साइज, वेरिएबल्स, टूल्स, ये सारी चीजें नहीं आती है। क्योंकि फिलोसफिकल रिसर्च में अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो सामान्य तौर पे या तो हम किसी जो थिंकर है उसकी एजुकेशनल थॉट्स को करंट सिनेरियो में, करंट पर्सपेक्टिव में हम उसकी यूटिलिटी देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसके रिलेवेंस को चेक करने का प्रयास कर रहे होते हैं, या फिर हम कई बार क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक जो रिसर्चर फिलोसोफर हैं उनके एजुकेशनल थॉट्स या किसी स्पेसिफिक थ्योरी को हम कंपेयर करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ से हम जैसी हमारी आवश्यकता होती है, जैसा हमारा रिसर्च का डिजाइन होता है, उसके हिसाब से हम ये चीजें हटा के उसको रिप्लेस कर देते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। जैसा हम फिलोसफिकल रिसर्च कर रहे हैं उसकी जरूरतों के हिसाब से हम कुछ यहाँ पे बिंदु ऐड कर सकते हैं, और फिर हम कई बार ये जो चैप्टर थर्ड है इसको चैप्टर थर्ड के बाद हम फोर्थ चैप्टर तक भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये फिलोसफिकल रिसर्च के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो डिलिमिटेशन है ये हमें फिलोसफिकल रिसर्च में भी करना ही चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हम जो स्टडी करेंगे उसको हमने कहाँ तक डिलिमिट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल्स और स्टेट्स जो बिंदु हैं वो किसी भी फिलोसफिकल रिसर्च में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक, तो इसके बाद अगर हम चैप्टर फोर्थ की बात करें तो चैप्टर फोर्थ हमारा जो रिलेट करता है वो करता है किसी भी हमारा जो रिसर्च वर्क है उसके प्रेजेंटेशन को लेके, उसके इंटरप्रिटेशन, जो हमारे फैक्ट्स हैं उसका हमने इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया है उसको लेके, और जो हमने डेटा को एनालाइज किया है उसको लेके। तो चैप्टर फोर्थ में कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें शामिल करने चाहिए। तो यहाँ हम अगर चैप्टर फोर्थ की बात करें, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशंस अबाउट द assumptions ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स इन केस ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। जैसा अभी मैंने बताया था कि हम फिलोसफिकल रिसर्च में किसी भी तरह का हमारे पास डेटा नहीं होता है। जनरली हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं और उन एजम्पशंस के आधार पे ही हमने बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है, सॉरी जो लिटरेचर है उनको हमने स्टडी किया होता है। तो उस स्टडी के आधार पे जो हमने व्याख्या करनी है, हमारी एजम्पशंस के क्रम में, हमारी जो अवधारणाएं हैं उनके क्रम में हम जो व्याख्या करते हैं उनको हम यहाँ किसी एक चैप्टर का स्पेसिफिक नाम देके इंक्लूड करते हैं। अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में हमने जो डेटा हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड किया है उस डेटा का प्रेजेंटेशन हम करेंगे, फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ टेबल्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हमारा अगर किसी भी तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और पिक्चर्स हैं एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है ये हम यहाँ पे चैप्टर फोर्थ में इंक्लूड करते हैं। और फिर लास्ट में अगर हम बात करें चैप्टर फिफ्थ की, तो चैप्टर फिफ्थ में हम बात करते हैं जो हमने रिसर्च की थी, जो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के बाद में हमारे पास उस स्पेसिफिक रिसर्च से आउटकम्स क्या मिले, उससे हमें निष्कर्ष क्या मिले, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात होती है इसमें और रिकमेंडेशंस की बात होती है। हम एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो हम जो शोध कार्य कर रहे हैं उसका हमारे जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें क्या उसकी यूटिलिटी है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और जो हमारी रिसर्च के आधार पे हम रिकमेंडेशंस देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पे हम चैप्टर 6 तैयार करते हैं। तो हम रिसर्च आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे जो रिजल्ट्स होंगे, जो फाइंडिंग्स होंगी उनको हम इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो फर्दर रिसर्चर हैं उनके लिए हमें कुछ रिकमेंडेशन या सजेशंस अपनी रिसर्च के आधार पे जो हम देंगे उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिफ्थ चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और अगर मैं जो बात कर रहा था फिलोसफिकल रिसर्च की, उसमें हमारा जरूरत के हिसाब से एक चैप्टर या दो चैप्टर कई बार बढ़ भी जाते हैं, तो वो वेरी करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक, और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो हमें
जो चैप्टराइजेशन है उसके बाद में हमें अपनी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट और समरी हमारी रिसर्च रिपोर्ट में शामिल होनी चाहिए। रेफरेंसिंग हमें करनी चाहिए। और अगर हम एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो रेफरेंसिंग का स्टाइल है वो हमें एपीए स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। एपीए स्टाइल में हमें रेफरेंसिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें बिब्लियोग्राफी में हम उन ग्रंथों का जिक्र करते हैं जिनके आधार पे हमने रिसर्च की होती है, जिसको पढ़ के हमने रिसर्च की होती है। इसके अलावा हम अपेंडिक्स में अपनी सूचियां और ये सब लगा सकते हैं। टूल्स एंड रॉ डेटा को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए और जिनको इंक्लूड करके हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट को प्रभावी बना सकते हैं। थैंक यू।